लैला की कहानी। लैला ने कमरे में दाखिल होकर अपना पर्स पलंग पर उछाल दिया और खुद ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। ड्रेसिंग के सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। उसके चेहरे पर खामोश मुस्कुराहट फैली हुई थी। आज भी उसका शो बहुत कामयाब रहा था। वो दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो मुल्क की नंबर 1 स्टेज डांसर है। उसका शो तो हमेशा ही कामयाब रहता था, लेकिन आज की खास बात ये थी कि शो के इख्तिताम पर उसके एक पुरस्कार ने उसे गाड़ी गिफ्ट की थी। वाह लैला वाह, तू 5-7 मिनट के लिए स्टेज पर थोड़ी सी अदाएं क्या दिखाती है, लोग तुझ पर सब कुछ लुटाने पर तैयार हो जाते हैं। लैला ने आईने में अपने हसीन नक्श से मुखातिब होकर फख्र से कहा, तू सिर्फ अदाएं नहीं दिखाती है लैला, इस नील मारिया लिबास में तू अपने जिस्म की नुमाइश भी तो करती है। पीछे से आवाज आई। लैला ने चौंक कर पीछे देखा तो दरवाजे के पास उसकी बड़ी बहन मारिया खड़ी थी, जो नफरत से उसे देखती हुई तंज की तीर चला रही थी। तुम? लैला एकदम पलट कर उठी और बोली, तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? कम से कम तुम्हें इस बेहुदा लिबास में देखने के लिए तो नहीं आई। मारिया ने फिर से तंज भरे अंदाज में उसके लिबास की तरफ इशारा करते हुए कहा और एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, लो ये तुम्हारे लिए आया है। यकीनन उन्हीं बदकार मर्दों में से किसी का होगा जिन्हें तुम अपना पुरस्कार कहती हो। खोल कर देख लो, हो सकता है इस लिफाफे में भी तुम्हारी किसी अदा की कीमत बंद हो। मारिया लिफाफा उसे थमा कर कमरे से निकल गई और लैला खा जाने वाली नजरों से उसे देखती ही रह गई। लैला ने देखे बगैर लिफाफा पलंग पर फेंक दिया और दोबारा ड्रेसिंग के सामने बैठ गई। मारिया की कड़वी कड़वी बातों ने उसकी सारी खुशी निगल ली थी। खराब मूड के साथ उसने जल्दी जल्दी बाकी मांदा ज्वेलरी उतारी और पलंग पर आ बैठी। अब उसने वो लिफाफा उठाकर देखा, लिफाफे के एक कोने पर लिखा था अरहम। ये नाम पढ़कर लैला की पेशानी की सिलवटें मधम पड़ गई और चेहरे पर फिर से मुस्कुराहटें फैल गई। आए दिन लैला के लिए किसी न किसी पुरस्कार का खत, कार्ड या फूलों का तोहफा आता रहता था। उनमें से अक्सर खतूत तो लैला पढ़े बगैर ही फाड़ दिया करती थी, क्योंकि ज्यादा खतूत में पुरस्कारों की तरफ से मोहब्बत का ही इजहार होता था, जिसे पढ़ कर लैला तंग आ चुकी थी। लेकिन अरहम के खतूत न सिर्फ लैला फुर्सत निकाल कर पढ़ती, बल्कि पढ़ने के बाद उन्हें संभाल कर रख लेती थी। अरहम के खतूत में हर बार कोई न कोई अनोखी खुसूसियत होती थी। वो अपने खतूत में लैला की तारीफ कुछ इस अंदाज से करता था कि पढ़कर लैला खुद पर पहले से ज्यादा फख्र होने लगता था। बहुत दफा तो वो लैला को किसी खास लिबास या खास किस्म के बनाव सिंगार की फरमाइश भी किया करता और इसकी फरमाइशों को लैला अपने शो में बड़े शौक से पूरा करती। लैला को लगता था कि एक अरहम ही है जो सच्चे दिल से इसकी तारीफ करता है, जबकि बाकी सब खुशामद और वक्त गुजारी के तौर पर इसकी तारीफ ही करते हैं। अरहम इसे खतूत तो बाकायदगी से भेजता था, लेकिन वो कभी इसके सामने नहीं आया था। आज भी इसका खत देकर लैला ने खुशी खुशी लिफाफा खोला। खत में लिखा था, डियर लैला, हो सकता है मेरा आज का खत तुम्हें खुशी देने के बजाय गमगीन कर दे। ये भी हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, लेकिन लैला मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा मुखलिस हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी अमानत तुम तक पहुँचाना मेरा फर्ज बनता है। लैला खत को पकड़े पकड़े तकिए का सहारा लेकर नींद दराज होती हुए सोचने लगी, लगता है अरहम आज फिर किसी नए अंदाज से तारीफ करना चाह रहा है, लेकिन ये अमानत का क्या चक्कर है। उसने मजीद पढ़ा तो लिखा था, लैला कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में मैंने तुम्हें देखा। जब से आँख खुली है तब से दिल बहुत बेचैन है, ना कुछ खाने पीने को दिल चाहता है, ना किसी से बात करने को। हा हा हा। लैला ये पढ़कर हंस दी और खुद से मुखातिब होकर बोली, लो जी, बस ख्वाबों में आने की कसर रह गई थी। आज से हम उनके ख्वाबों में भी आने लगे और जाहिर है हम जिसके ख्वाबों में आएंगे उसका चैन वैन तो उड़ेगा ही ना। लैला का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा था। आगे पढ़ा तो लिखा था, मैंने तुम्हें ख्वाब में जमीन पर नहीं, शायद तुम आसमान पर थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो एक ऐसी अजीबो गरीब जगह थी कि ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये क्या, अब अरहम भी दूसरे एरे गैरे पुरस्कारों की तरह मुझे आसमान पर ले जाने के ख्वाब देखने लगा। हा हा हा। फिर कह के लगाया और आगे बढ़ने लगी। लिखा था, बुरा ना मानना लैला, वो जगह दरअसल जहन्नम थी। ओह शिट। लैला खत अपने हाथ से नीचे फेंकती हुई बोली, ये क्या हो गया है अरहम को? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है इसका? यकीन नहीं आता कि ऐसा बेहुदा खत अरहम ने लिखा है। थोड़ी देर लैला उसे कोसती रही, फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अरहम का अंदाज़े तहरीर हमेशा मुख्तलिफ रहा है। हो सकता है ये भी उसका कोई नया अंदाज हो या कुछ और कहना चाह रहा हो। इस ख्याल के साथ ही उसने दोबारा खत उठा लिया। आगे तहरीर था,
वहाँ मैंने कुछ फरिश्ते भी देखे जिन्होंने जबरदस्ती तुमको अजीब सी खौफनाक आकर बना हुआ लिबास पहना दिया। तुम चीखती चिल्लाती रही लेकिन उन्होंने तुम्हारी एक न सुनी। उफ, ये क्या बकवास है। लैला शदीद गुस्से में आ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था गुस्से में। उसने खत को 2 हिस्सों में फाड़कर पलंग पर ही एक तरफ फेंक दिया और खुद दिल पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। वो मेरे सामने आया तो मैं इसका खून ही पी जाऊंगी। समझता क्या है वो खुद को? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बकवास लिखने की? लैला अरम को कोसते हुए खुद से हम कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। चंद लम्हों बाद एक ख्याल ने उसे चौंका दिया। क्या वाकई अरम ने इस मुतल्लिक ऐसा ख्वाब देखा होगा? और अगर देखा होगा तो क्या ये ख्वाब सच भी हो सकता है? क्या मरने के बाद मेरा ऐसा ही अंजाम होगा? इस ख्याल ने लैला के जिस्म की एक बिजली की सी रूह पैदा कर दी। इसका सारा जिस्म कांप उठा। वो झट से उठकर बैठ गई और खत के दोनों टुकड़ों को दोबारा मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। आगे लिखा था, आगे लिबास ने तुम्हारे जिस्म को यूं झुलसा दिया कि तुम्हारी खाल गलकर हड्डियां और गोश्त से अलग होने लगी है। अब खौफ से लैला की आंखें फटी जा रही थी, लेकिन उसने इरादा कर लिया था कि अब वो पूरा खत पढ़कर ही दम लेगी। लिहाजा वो पढ़ती गई। खत में मजीद लिखा था, जब तुम्हारी सारी खाल उतर गई तो तुम्हारी नई खाल पैदा कर दी गई, फिर वो खाल भी गल गई। ये अमल मुसलसल जारी था और तुम्हारी चीखों से जहन्नम की दीवारें लरस रही थी। मुझे तुम पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं करीब खड़ा ये सब देखता रहा। फिर मैंने फरिश्तों से पूछा कि तुम लोग इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि इसने जिस जिस्म को लोगों की नजरों के सामने बेपर्दा छोड़ दिया था, वो जिस्म इसी लिबास के काबिल है जो उसे पहनाया गया है। फिर मैंने देखा कुछ और फरिश्ते आते हैं। उनके पास बड़े बड़े कुल्हाड़ी की तरह के औजार हैं। वो उन कुल्हाड़ी नुमा औजारों से एक ही बार में तुम्हारे पांव काट देते हैं। तुम्हारी दर्दनाक चीख से एक बार फिर जहन्नम की दीवारें लरसने लगती हैं। चंद लम्हों बाद तुम्हारी टांगे दोबारा जोड़ दी जाती हैं और फिर इसी तरह काट दी जाती हैं। ये अमल भी बार बार दोहराया जाता है। मैं बेचैनी के आलम में फिर फरिश्तों से कहता हूँ, आग के लिबास की सजा क्या कम थी कि इसके साथ साथ नई सजा भी शुरू कर दी गई है? फरिश्ते कहते हैं कि ये नई सजा इसके पाँव और टांगों की सजा है, जिससे ये मर्दों के सामने नाच नाच कर हराम की कमाई हासिल करती थी। इसकी हराम की कमाई भी गिलाजत बनकर इसके साथ ही ऐसे जहन्नम में पहुंच चुकी है। अभी इसे वो गिलाजत भी खिलाई जाएगी। मुझे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता, इसलिए मैं वहाँ से भागना शुरू हो जाता हूँ और भागते भागते बहुत दूर चला जाता हूँ। माफ करना लैला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें तना छोड़कर भाग गया। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मरने के बाद अब्दी जिंदगी में ही तुम्हें तकलीफ से नहीं बचा सकता, तो फिर दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में तुम्हें खतूत के जरिए खुश करने का क्या फायदा? यही सोचकर मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी मेरा खत मौसूल नहीं होगा। यही ख्वाब वो अमानत थी लैला, जो खुदा ने मुझे तुम्हारे लिए अता की। मैंने वो अमानत तुम तक पहुँचा दी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तुम खुद समझ सकती हो। तुम चाहो तो मेरे इस ख्वाब की ताबीर उलट भी हो सकती है। अगर तुम ऐसी जिंदगी छोड़ दो जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा खैर ख्वाह अरहम। खत खत्म हो चुका था, लेकिन लैला की नजरें अभी भी खत से हट नहीं पा रही थी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और आंखें बरस बरस कर गिरबां को भिगो चुकी थी। हुस्न पर गरूर करने वाली लैला को आज पहली बार अपने आप से घिन आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि अपना मुंह नोच ले, अपने ही जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले कि किसी तरह इस गुनाहगार जिस्म से छुटकारा हासिल हो जाए। एक बार फिर उठकर वो आईने के सामने जा खड़ी हुई, लेकिन अब आईने में उसे वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिसे देखकर वो हर रोज खुश हुआ करती थी। आज आईने में नजर आने वाले चेहरा बहुत खौफनाक था। शायद ये उसका वो असल बदनुमा चेहरा था जो इसकी ज़ाहिरी हसीन चेहरे के पीछे छुपा था। आज पहली बार वो अपने इस छुपे हुए चेहरे को देख पाई थी। इस चेहरे की दहशत से खौफजदा होकर उसने एक चीख के साथ जोरदार मुक्का आईने पर दे मारा। आईना टूटकर किरची किरची हो गया और लैला के हाथ से खून बहने लगा। लैला की चीख और आईने टूटने की आवाज सुनकर मारिया भागती हुई कमरे में आई। ये क्या किया तुमने? लैला का जख्मी हाथ देखकर मारिया घबरा कर बोली, ये तुमने हाथ कैसे जख्मी कर लिया? मैं अपने सारे जिस्म को जख्मी कर दूंगी, काट डालूंगी, छली छली कर दूंगी। लैला जज्बाती होकर दाढ़ी और टूटी हुई आईने के एक टुकड़े से अपने जिस्म पर कट लगाना शुरू कर दिया। लैला होश में आओ, मारी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा। आखिर हुआ क्या है? मैं इस जिस्म से निजात चाहती हूँ मारिया, मुझे नहीं चाहिए ये गुनहगार जिस्म। मैं सजा देना चाहती हूँ अवस जिस्म को जो सारी जिंदगी बुराई में गर्क रहा। लैला ने सिसकियां लेती हुई अपने जज्बात का इजहार किया। नहीं लैला,
जिस्म को अजियत देने से गुनाह धुल नहीं जाया करते। मारिया ने दोनों हाथों से उसके बाजू को मजबूती से पकड़ती हुई कहा, तो फिर मैं क्या करूं मारिया, मुझे अपने आप से शर्म महसूस हो रही है। लैला बेबस होकर मारिया की तरफ देखती हुई बोली, तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम गलत रास्ते पर थी, तो फौरन बुरे अमाल से तौबा कर लो। आइंदा के लिए उन अमाल से बचने का खुदा से वादा कर लो। खुदा तुम्हारे सब गुनाह माफ कर देगा लैला। मारिया ने खुशी से उसका चेहरा दोनों हाथों से थामते हुए कहा, क्या मुझ जैसे गुनहगार को इतनी आसानी से माफी मिल सकती है? लैला ने हैरान नजरों से उसे देखती हुई पूछा। हाँ लैला, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि खुदा अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। वो तो बाज दफा निदामत के आंसू बहाने पर बड़े से बड़े गुनहगार को बख्श देता है। मारिया ने उसकी पेशानी पर बोसा देती हुई तसल्ली दी। इस तसल्ली पर लैला के गमगीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली और वो तौबा के पक्के इरादे के साथ वुजू करने के लिए कमरे से बाहर को चल दी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।